कि इंडिया अपना हमसाया नहीं बदल सकता बदकिस्मती से। बेसिकली हम एक इरिटेटिंग कंट्री है उनके लिए, क्योंकि उनको हमारी जरूरत नहीं है, बट वी कैन बी पेन इन द एस व्हेन एवर वी वांट। अगर मेंबर होना काफी नहीं, आपकी फेस वैल्यू भी हो, तो मोदी जैसी फेस वैल्यू आप कहाँ से लाएंगे? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विभा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो पे मैं रिएक्शन करने वाली हूं वो है मोदी एंड पुतिन अनाउंस्ड इंडियन रूपी एज अ ब्रिक्स करेंसी बाय रियल एंटरटेनमेंट टीवी। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो इंडियन करेंसी है एज अ ब्रिक्स करेंसी अनाउंस किया गया है अभी। तो जैसा कि हम सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला दिन है कि इंडियन करेंसी को ब्रिक्स करेंसी की मान्यता मिल गई है। जी हाँ, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो चलिए देखते हैं इस पाकिस्तानियों की क्या राय है। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के एंड में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, ब्रिक्स हो, एससीओ या कोई भी दुनिया का इंटरनेशनल इवेंट हो, उसके अंदर हमेशा जो बाजी ले जाता है वो इंडिया ही है। ठीक है। अब ये जो ब्रिक्स का इवेंट हुआ है, इसके अंदर मल्टीपल, मतलब आप इसको पर्सपेक्टिव से देखें, जो ओवरऑल जो वो बॉल गई है ना जिसकी जेब में, वो इंडिया ही है। ठीक है। सबसे जो पहली डेवलपमेंट हुई वहां पे वो था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट की जो बायलैटरल आपस में वहां पे मीटिंग हुई। जनरली जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, लाइक ये जो अब हमारा ब्रिक्स है, एससीओ हुआ, ये 15 से 20 मिनट की मीटिंग होती है। ठीक है। चलो अगर बहुत ज्यादा भी हो जाए ना तो 25 मिनट में चली जाती है। ये मीटिंग 40 मिनट पे रही है। ठीक है, 40 मिनट जस्ट बना रहे हैं ये, आपका कह लें रशिया, आपका ईरान और इंडिया, ये बना रहे हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर, जस्ट लाइक पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अब ये एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है और इसके मेंबर हैं इंडिया, रशिया एंड ईरान। अब आप ये देख लें कि ईरान के अंदर तो इंडिया की बहुत ऑलरेडी अच्छे, मतलब उनके ताल्लुकात भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी हैं, चाबहार पोर्ट भी है उनके पास। तो इस कॉरिडोर के जरिए वो मिडल ईस्ट में एंट्री करेंगे, सेंट्रल एशिया में, और वहां से फिर आप मिडल ईस्ट में जाएं या यूरोप में जाएं, जिस तरफ भी जाएं। तो बेसिकली उन्होंने अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर को मजीद एक बड़े पैमाने पे इसको हासिल कर लिया है। इसको पाकिस्तान आइसोलेट इंडिया की वजह से नहीं हुआ, हालांकि इस ब्रिक्स के इवेंट के अंदर भी इंडिया ने फिर वही स्टेटमेंट की कि मतलब हम टेररिज्म को लेके, जहाँ पे टेररिज्म होगा उसके मतलब अगेंस्ट नहीं होगा। इस तरह से बेसिकली हिट तो वो पाकिस्तान को कर रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से आइसोलेट हुआ है। अच्छा। अब आप ये देख लें, ब्रिक्स के अंदर दुनिया का गया गुजरा मुल्क इथियोपिया भी है। हाँ। जहां पाकिस्तान को भी ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है। मतलब पाकिस्तान को 8 मुल्क ही है जो ऑन अराइवल वीजा देते हैं, जिनमें से ये इथियोपिया भी है। तो मैं पाकिस्तान के लोगों को ये सिर्फ बताना चाहूंगा कि वो लोग जो कहते हैं ईरान एक वाहिद कंट्री है जो देखें जी इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है, फलस्तीन के लिए लड़ रहा है, मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, वो देखें अगर वो कंट्री जिसको आप लोग यानी हम पाकिस्तानी बड़ा फॉलो कर रहे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, अगर वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो सॉवरन है। पता है वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? इसका मैं बहुत सिंपल सा जवाब दे देता हूँ। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट में है। ठीक है। हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो वेस्ट के इंटरेस्ट में है। हमारा इंडिया से रिलेशन अच्छा, हमारी स्टेट का नाम बनाना, ये वेस्ट के हक में है। और हमारी जैसे ही, क्योंकि पूरी फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन वो इन्फ्लुएंस होती है वेस्ट से। हम डिपेंड कर पॉइंट पे आ जाते हैं आपके, जो आपने करेंसी से रिलेटेड किया। मेरे ये जो बात की ना कि ईरान का जो इंटरेस्ट है वो वेस्ट के अगेंस्ट है, वो अब यहाँ पे अगेन जस्टिफाई हो जाएगा। ईरान ने डे 1 में ये अनाउंसमेंट की ब्रिक्स के अंदर स्ट्रेट अवे, बगैर किसी छुपे लफ्जों के, कि अमेरिका से किसी तरीके डील किया जाए। और डील करने का ये तरीका है कि उसकी करेंसी को डिस्टेबलाइज किया जाए। और डिस्टेबलाइज करने का एक वाहिद तरीका ये है कि जस्ट लाइक जैसे अब यूरोप यूनियन की अपनी एक करेंसी है, ब्रिक्स अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करे और जो भी ट्रेड हो ब्रिक्स मेंबर्स का वो उस ब्रिक्स कंट्री में हो, वो ब्रिक्स वाली करेंसी में हो। अब जब ब्रिक्स की करेंसी के अंदर ट्रेड होगा, मैंने अब ब्रिक्स की बैठ के कंट्रीज देखी हैं, ये जो 36 कंट्रीज हैं ब्रिक्स की, यकीन जाने इसमें यूएसए को छोड़ के और यूरोप के भी एक आधा ही मुल्क है इसके अंदर, आर्मीनिया है। मतलब वेस्ट को छोड़ के दुनिया का हर मुल्क इसके अंदर है। दुनिया किस तरह डिवाइडेड है, अफ्रीका, एशिया, आपका यूरोप, आपका फिर ये वेस्ट हो गया, रशिया, ये ब्लॉक्स है ना आपके। अमेरिका और यूरोप को निकाल के पूरी दुनिया ब्रिक्स की मेंबर है। जो वर्थ पाकिस्तान की है ना, वो डे बाय डे बढ़नी है। अच्छा। अभी मौजूदा जो डेवलपमेंट ब्रिक्स के अंदर हुई है, उसके अंदर पाकिस्तान को ना चाहते हुए फायदा हो गया है। कैसे? वो इस तरह से, अब आप देख लें, जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है रशिया, ईरान और इसका चाइना का, ठीक है, ये इंडिया का, ईरान का, रशिया का इकोनॉमिक कॉरिडोर बना। अब ये चीज वेस्ट को पसंद नहीं आएगी। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद अगर डॉलराइजेशन आती है, ये चीज वेस्ट को पसंद नहीं आएगी। डी डॉलराइजेशन, अब ये वेस्ट को पसंद नहीं आएगी। आपकी मतलब बेसिकली जो भी ब्रिक्स की अचीवमेंट है वो वेस्ट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो डेफिनेटली हरगिज नहीं चाहेंगे। बट इस चीज में तो पूरा वेस्ट एंजॉय कर रहा था कि चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है, तो अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब उन्होंने साफ ज़ाहिर इस चीज को टैकल तो करना है। ठीक है, टैकल करने के लिए उनकी प्रॉक्सी कौन है इस खित्ते के अंदर, जो इंडिया को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके और चाइना को भी? वो पाकिस्तान ही है। या हम ईरान को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम ही एक वाहिद कंट्री है ना जो कि इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो खित्ते नहीं के तो अंदर फिर- अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो हमारी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गया, वेस्ट हम पे डिपेंडेंट होगा। नहीं इसमें तो जंग हो और जंग economy हो और बढ़े। डॉलर है। दुनिया में ऐसा होता है कि भाई वार होती है, इकोनॉमी डाउन हो जाती है। नहीं, हमारे इधर उल्ट चल रहा है। हमारे खित्ते में जब भी वार होगी पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखे ना, वार अगेंस्ट टेरर खत्म हुआ, लेकिन टेररिज्म खत्म नहीं इस हुआ। टाइम दुनिया में कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी हमारा किरदार नहीं आ पा रहा वार में, जिस वजह से हमारे रिजर्व भी खत्म हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, इसराइल के अगेंस्ट पाकिस्तान को शटअप रहने के लिए कहा गया, पाकिस्तान शटअप रहा। सिर्फ शटअप नहीं रहा, बहुत अच्छे लेवल पे जाके शटअप रहा। ठीक है, और उसका पाकिस्तान को फिर थोड़ा सा नवाजा भी गया। ठीक अभी है। जो हमारे रिजर्व मौजूदा 16 बिलियन डॉलर पे गए हैं, वो कैसे गए हैं? भले वो गिरवी रिजर्व्ड हैं, ठीक हमें है। लोन क्यों दे दिया गया, हमें टेम्परेरी लोन क्यों दे दिया गया? क्योंकि हमने इसराइल के अगेंस्ट नहीं बोले, ठीक तो है, उसका हमें इनाम दिया गया। ठीक है। जहां से मिलेगी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट वहां चेंज हो जाएगा। हम्म, तो रही बात इंडिया की, इंडिया को वो इसलिए माई ब्रदर कहते हैं क्योंकि वो ट्रेड करके, वो ट्रेड के जरिए, बिजनेस के जरिए, जॉब्स के जरिए, एम्प्लॉयमेंट के जरिए, इस जरिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए वो मुल्क के अंदर डॉलर्स को लेके आते हैं। उनके जो 700 बिलियन डॉलर हैं और हमारे जो 16 बिलियन डॉलर हैं, इनमें फर्क यही है कि उनके अर्न हैं, हमारे डोनेटेड हैं। ठीक है। और ये कोई छोटा फर्क नहीं है, तो वैसे भी डॉलर्स जितना फर्क है वो छोटा फर्क नहीं है, और जिस तरीके से आए हैं वो भी कोई आम अच्छा, बात अब नहीं आप है। एक बात बताएं, हमारे मुल्क में इतना बड़ा एससीओ इवेंट हुआ, ठीक है, क्या हमने उससे कोई अचीवमेंट हासिल की? कोई तो अगर ब्रिक्स में भी शामिल हो जाते तो हम क्या अचीवमेंट हासिल करते? हम बिल्कुल अचीवमेंट हासिल करते। इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी है उससे इस टाइम ये एज अ रोल मॉडल बन चुकी है पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, अब वेस्ट क्या करता है, यूएसए क्या करता है, उसके मुल्क के अगर इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई चला गया उस पर सैंक्शन लगा देता है। इंडिया सैंक्शन नहीं लगाता, ना वो लगाने की भी अथॉरिटी रखता है। लेकिन अब आप ये देख लें, अकेला एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में जिसके इस टाइम इसराइल से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। जबरदस्त। ईरान- ऐसा खेला है, मतलब हाँ। ऐसी उनकी फॉरेन पॉलिसी है, बिल्कुल। ऐसी काम उनकी कर रहा स्ट्रेटेजी है कि, और बिल्कुल। इवन इसके अलावा रशिया से भी बेहतर है, यूक्रेन से भी। ब्रिक्स के अंदर सबकी आपस में बायलैटरल मीटिंग है। रशिया के प्यूटिन जो हैं वो चाइना के उसके साथ प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रशिया के प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं, फिर वो चाइना के प्रेसिडेंट के साथ ठीक बायलैटरल है। मीटिंग कर ईरान रहे के हैं, प्रेसिडेंट ईरान के साथ मीटिंग कर की रहे है। हैं। अब रिसेंटली उसके अंदर फिर वो इजिप्ट ने ज्वाइन किया है। अब इजिप्ट इतनी रिस्पेक्ट करता है कि वो पांव पे हाथ रख के मिलता है। ठीक है, इंडिया के प्राइम, देखें, अब ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, उनकी लड़ाई हुई, उनके मामलात बने, 5 साल ताल्लुकात डिस्टर्ब रहे। ठीक है, दोनों कंट्रीज ने हार्ड समझ आ लेसन गया। जो था वो लर्न कर लिया। ठीक है, दोनों कंट्रीज का जो माइंडसेट है, जो विजन है, वो है ट्रेड को, बिजनेस को, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। उनको दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी इतनी मैटर करती है कि उसके लिए उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मामला है ना, दोनों ने उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना शुरू कर दी है। और चाइना को शायद ये समझ आ गई है कि इंडिया और पाकिस्तान में फर्क है। जैसे हम पाकिस्तान को डील कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, वैसे इंडिया को नहीं कर सकते। No, मतलब no, कि never. हम ये बताएं कि हम टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में आगे हैं, ये है क्या इंडिया इस प्रेशर में आ रहा है चाइना के मामले में? हाउ कम पॉसिबल, कभी भी नहीं। अब यहाँ पे जब वो आते हैं पाकिस्तान के अंदर, अभी रिसेंटली भी डेलीगेशन आया हुआ था, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट के बंदों के साथ तो बैठ के उन्होंने डील नहीं की। ठीक है, वीडियो चाइना आप ने, देख लें किन के साथ उन्होंने बैठ के डील की है। पाकिस्तान के साथ जो डील करने का तरीका है वो उनको पता है, वो एक डर्टी पॉलिटिक्स है, वो एक डिफरेंट तरीका है, वो लय देर के होता है। जो इंडिया के साथ हमारा जो चाइना का जो ट्रीटमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। ठीक तो है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज डेमोक्रेटिकली तरीके रिस्पॉन्ड करती हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये चाइना में तो डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया तो डेमोक्रेटिक है, ठीक है, तो इंडिया का डेमोक्रेटिक फॉर्मेट वो समझ गए हैं, और इंडिया ने अपनी वर्थ इतनी बनाई है। इंडिया इस टाइम किसी को एजुलेट करने की कैफियत रखता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जी, वेस्ट भी तो इस टाइम चाइना के खिलाफ है ना। वेस्ट को चाइना को पसंद तो नहीं करता, ठीक है, उनके लिए भी चाइना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एट अ टाइम क्या चाइना दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी इंडिया को भी अपनी प्रॉब्लम बनाना चाहेगा? पॉसिबल नहीं है। क्यों बनाएगा? तो उसको किसी को ना, ब्रिक्स की अचीवमेंट, ये जो इसके रिजल्ट 2-4 सालों में जब आना शुरू होंगे ना, दुनिया के नक्शे पहले बदले थे जंगों की सूरत में। ठीक जब है। वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुआ, सुपर पावर बदल गई, जियोपॉलिटिक्स बदल गई। अब जो जियोपॉलिटिक्स बदलेगा वो इस ब्रिक्स की अचीवमेंट के रिजल्ट पे बदलेगा। हो सकता है स्टार्ट में इंडिया अपने INR, इंडियन रुपीज से अपनी करेंसी बाय करे, ठीक है। ये यूरो, ये ब्रिक्स बाय करे, और ब्रिक्स से, क्योंकि आपका लेन देन ब्रिक्स में होगा ना, ठीक है, तो अब जब आप इंडियन रुपीज से ब्रिक्स की करेंसी बाय कर रहे हैं तो दोनों करेंसी को फायदा हो रहा है। और होगा। इवेंट वो मिलके 2 साल में रशिया का क्या कर पाया? ठीक है।
कुछ नहीं कर अकेला पाया। रशिया उसको नफ्त डाली हुई है, ठीक मतलब है। उनको हार्ड परेशान टाइम दे किया रहा है। तो रशिया, चाइना, इंडिया, फिर इसके अंदर आपके मल्टीपल और ईरान है और बड़े टर्की है, country। ईरान जैसा मतलब पागल मुल्क जो सीधा इसराइल पे फायर कर देता है मिसाइल। फर्क है टाइम पीरियड का ठीक है। और सोर्सेज का। वो जो चीज वो 100 साल से कर रहे हैं, बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अब चाइना है 1955 से तो उसकी हिस्ट्री शुरू हो रही है डेवलपमेंट की। ठीक है। इंडिया है आजाद 1947 में हो रहा है। यूएसए 100 साल से सारा कुछ कर रहा है। ठीक है। तो उनको लेवरेज है। पर दोनों। एक चीज ये भी है कि अभी अकेला सुपर पावर है यूएसए। ब्रिक्स की अगर ये चीज कामयाब रहती है तो फिर ये होगा कि डेफिनेटली वो बार्गेनिंग पोजीशन पे ले आएंगे सुपर पावर को भी। नो फिर डाउट। एक सुपर पावर नहीं रहे। अच्छा। जो इंडिया में गवर्नमेंट आती है वो डेमोक्रेटिक है। अब डेमोक्रेटिक से क्या मुराद है कि अवाम की जो नुमाइंदा हुकूमत है ये वो है। ठीक है। अगर हम इनके लीडरशिप के अगेंस्ट कोई रिजीम चेंज या इस तरह की कोशिश करते हैं तो इनके बैक एंड पे इनकी पब्लिक खड़ी है। ठीक हो गया। पहले वो कोशिश करेंगे कि इस मुल्क की पब्लिक को आपस में तोड़ें। हम्म। जब उनको लगेगा कि इस पब्लिक का सपोर्ट इस प्राइम मिनिस्टर से हट चुका है, ठीक है। तब फिर देखें आप इस प्राइम मिनिस्टर का क्या हाल करते हैं। जबरदस्त हो गया। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो थी जिसमें हमने देखा कि सिर्फ मेंबर बन जाने से कुछ नहीं होता। अगर आपकी फेस वैल्यू नहीं है, अगर आप अपनी कंट्री में अपनी जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी वर्ड में किसी भी ग्रुप का आप मेंबर बन जाइए, किसी भी सम्मेलन का हिस्सा बन जाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक कि आप अपनी जनता का और आपकी एक फेस वैल्यू ना आपकी। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी ब्रिक्स में सम्मेलन जो हुआ है उसमें इंडिया और चाइना की एलओसी को लेकर बात हुई है। उसमें ये कहा गया है कि इसमें वो किसी और कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं लेंगे। दोनों देश आपस में बैठकर अपने एलओसी वाले मुद्दे को समझाएंगे और एक विन विन सिचुएशन पे उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोगों के लिए, इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। एक पॉजिटिव वे में देख सकते हैं कि अगर चाइना के साथ हालात हमारे बेहतर होंगे तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर पे हमेशा एक टेंशन बनी रहती है उससे थोड़ा जो हमारे जवान मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया, रशिया और ईरान के बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन हुआ है जिसमें हम लोग इकोनॉमिक मुद्दे पे बातचीत करेंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस प्लान पे काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो एशियन कंट्री है उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो आपस में मिलके इकोनॉमिक मुद्दे पे काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसा कि हम सभी को पता है कि ये जो यूएसए सुपर पावर बन के बैठा है, तो अब कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में एक दूसरा सुपर पावर भी तैयार हो रहा है जिसमें जो एशियन की बड़ी बड़ी कंट्री हैं जैसे इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान, ये सब अगर मिल के इकट्ठा होंगी तो आने वाले फ्यूचर में ये जो सिर्फ अभी यूएसए अकेले सुपर पावर बन के बैठा है तो कहीं ना कहीं उसकी गद्दी हिलेगी। तो वो चुप बैठने वाला नहीं है क्योंकि उसको दिख रहा है कि अब मेरे अगेंस्ट में भी दूसरे सुपर पावर खड़े होंगे फ्यूचर में। तो किसी को भी पसंद नहीं आएगी कि मैं बरसों तक सुपर पावर बन के बैठा रहा और अब ये दूसरी कंट्रीज़ भी आ रही हैं मुझे टक्कर देने के लिए। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि ये जो अभी इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है इन तीन कंट्रीज़ के बीच में, इनका आने वाला फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होगा भविष्य में। जैसा कि हम सभी ने देखा वीडियो में, इन भाई साहब ने जो बात करी कि जब जब वार होता है, जो पाकिस्तान का खजाना होता है उस टाइम पे भरता है, तो कोई कंट्री अपना हित साधने के लिए उस पाकिस्तान को उधार देती है या फिर डॉलर देती है कि ठीक है तुम यहाँ पे जाके ये काम करो तो मैं तुम्हें डॉलर दूंगा। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि इसने भी सेम बात बोली कि पाकिस्तान जब तक अपने हित में खुद नहीं करेगा कोई कंट्री उसका कुछ भला नहीं हो सकता है। 2-4 पैसे देने से कभी भला होने वाला नहीं है जब तक कि तुम अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को बेहतर नहीं बनाओगे। और हम सभी को ये पता है कि पाकिस्तान कभी भी सुधरने वाला नहीं है। ऐसा कि अभी ब्रिक्स सम्मेलन में भी इंडिया की तरफ से कहा गया कि आतंकवाद के मुद्दे पे लेके हम कोई बात नहीं करेंगे। हमारा रवैया एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो भी आतंकवादी गतिविधियाँ करेगा उनसे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए एकदम सीधा सिग्नल था कि सुधर जाओ वरना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे देख के ये बहुत खुशी हुई कि ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जो इनको पता है कि हम गलत हैं, हमारी गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही, इस वजह से हम पीछे जा रहे हैं। तो हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।